देखिए जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन जो है टाइप 2 के क्वेश्चन लेंगे, वो स्टेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर का सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फार्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से बायसिंग का मेथड है, फिक्स बायस मेथड है या कलेक्टर टू बेस बायस मेथड है या पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, VCC आपके पास 10 वोल्ट दिया हुआ है, स्टेबिलिटी फैक्टर 5 दिया हुआ है, बीटा इज 100 एंड VC इज 5 वोल्ट। करेक्ट। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस, ऐसा पूछा है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस RB। तो RB यहाँ पे इफेक्टिव बेस जो रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे पता कर सकते हैं, तो सिंपली स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर पोटेंशियल डिवाइडर बायस कितना होता है, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा RE अपॉन RE अपॉन RB प्लस RE, ऐसा होता है। अप्रोक्सीमेटली तो आप ऐसे लिख सकते हो, S इक्वल टू 1 प्लस RB अपॉन RE। तो अप्रोक्सीमेटली तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट पता करना है। देखो ज़रा प्लीज़, एग्जैक्ट कैसे आएगा। एग्जैक्ट 1 प्लस बीटा कितना दे रखा है 100, 1 प्लस 100 इंटू RE कितना दे रखा है 1K, RB प्लस 1, ठीक है 5। कैलकुलेट करो सिंपली वीडियो पॉज करके और RB की वैल्यू बताओ क्या आएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 100 अपॉन RB प्लस 1, 101 अपॉन 5। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो RB इक्वल टू आ जाएगा 4.208 किलो। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट में हो गया। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखते तो अप्रोक्सीमेटली आप कैसे करते, अप्रोक्सीमेशन से S इक्वल टू 1 प्लस RB अपॉन RE, तो कितना होता, स्टेबिलिटी फैक्टर 5 है, 1 प्लस RB हमारे पास कैलकुलेट करना, RE इक्वल टू 1, तो RB कितना आ जाएगा 4K आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। तो नियरली इक्वल टू 4K आंसर आना चाहिए। तो वो हमारे पास एग्जैक्ट कितना है 4.208 K। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी, 1 मार्क्स का आपके पास आ सकता है। फिर अगला देखते हैं टाइप 3। टाइप 2 में तो यही हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा, R2 की वैल्यू और दे दे, R2 की वैल्यू मान लो 2 किलो हम दे दे और पूछ ले कि R1 की वैल्यू कितनी होगी। RB की वैल्यू तो निकल ही चुकी है बेस रेजिस्टेंस की, तो बेस रेजिस्टेंस क्या होगा R1 इंटू R2, इनमें से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दें और दूसरा पूछ ले तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और वैसे क्वेश्चन स्टेबिलिटी फैक्टर में बनेगा तो पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से बनेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेथड यही यूज़ होता है। तो फिर टाइप 3 से करते हैं, हमारे पास उसमें रहेंगे करंट मेजर सर्किट के क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट समझना हमें बहुत ज़रूरी है। लिखिए ज़रा प्लीज़ इसको। अगला जो टाइप है वो टाइप 3 है हमारे पास, करंट मिरर सर्किट से रिलेटेड। अब ये करंट मिरर सर्किट क्या होता है वो समझिए ज़रा प्लीज़, बिल्कुल आराम से समझना है, बहुत इजी है और बहुत फटाफट आंसर आएगा आपका। अगर दो ट्रांजिस्टर जिनका बेस आपस में कनेक्टेड हो, करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास बेस वोल्टेज होगा VBE1 और यहाँ पर होगा हमारे पास बेस एमीटर के बीच में VBE2, ठीक है। अगर दोनों के बेस आपस में कनेक्टेड हो तो यहाँ पर मान लीजिए करंट IB1 जा रही है और IB2 जा रही है, और अगर इस तरह से हमारे पास कोई सप्लाई आती है तो ये करंट मिरर सर्किट कहलाता है। तो करंट मिरर सर्किट में क्या होता है, अगर करंट मिरर सर्किट में जितने भी हमारे पास ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं उनकी कलेक्टर करंट क्या होती है, सेम होती है। ऑल द ट्रांजिस्टर, इफ ट्रांजिस्टर इज डिजाइन टू प्रोवाइड करंट मिरर सर्किट, ऑल ट्रांजिस्टर हैव सेम वैल्यू ऑफ करंट, collector current have same value of collector current। उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो देखिए ज़रा प्लीज़। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली की बात कि अगर सारे ट्रांजिस्टर करंट मिरर सर्किट में कनेक्टेड है और सारे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट सेम होगी, मतलब ये सेकंड ट्रांजिस्टर है IC2,
ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसका IC1 इक्वल टू क्या होगा, IC2 होगा। इसी तरह आपके पास इसी तरह आगे एक और ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर सकते थे, तो वहाँ पर IC3 हो गया। जितने भी ट्रांजिस्टर होंगे उनकी कलेक्टर करंट क्या होगी, सेम होगी। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहली बात, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICU। तो हमारे पास जो ICU वाली टर्म रहती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट कैन बी नेग्लेजिबल ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहती है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे IC1 और IC2 इक्वल करना है दोनों ट्रांजिस्टर का, तो मुझे क्या चाहिए, β1 IB1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, β2 IB2। चलो बेस करंट तो सेम सोर्स से आ रही है, करंट डिवाइड हो रही है, तो IB1 और IB2 तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेस करंट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही बात। तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, IB1 प्लस IB2 दो आएगी, दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास β1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, β2। इसका मतलब ये है कि सारे ट्रांजिस्टर का जो हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है बीटा, वो सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, ऑल ट्रांजिस्टर हैव सेम वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है उसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो डिपेंड करता है कि कितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है अमिटर रीजन से अमिट हुए और कहाँ पहुँचे, कलेक्टर रीजन पे। तो वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर उस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने चार्ज कैरियर पहुँचे उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, डोपिंग लेवल सेम रखना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर या तीनों ट्रांजिस्टर, जितने भी जो ट्रांजिस्टर है करंट मिरर सर्किट में कनेक्टेड है, ऑल ट्रांजिस्टर हैव सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। All transistor have same manufacturing process। ठीक। तीसरा केस, जो हमारे पास IC इक्वल टू करंट कोई भी होती है वो J इंटू एरिया होता है। ठीक है। तो हमारे पास सेम मैन्युफैक्चरिंग तो बोल दी, लेकिन कलेक्टर करंट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कलेक्टर बोल दो या एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर बोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम एरिया किसका रहता है, कलेक्टर रीजन का रहता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो किन्हीं भी दो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट तब इक्वल हो सकती है जब दोनों का एरिया क्या हो, सेम हो। T1 ट्रांजिस्टर का जो एरिया हो वही T2 ट्रांजिस्टर का एरिया होना चाहिए। मतलब एरिया ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर मस्ट बी सेम, must be all of transistor have same area, same area। एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सारे ट्रांजिस्टर में क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या होगी, सेम वैल्यू की होगी। तो ये हो गई करंट मिरर सर्किट की कंडीशन। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि आपके पास, हमारे पास कि कौन कौन सी करंट मिरर सर्किट के लिए कंडीशंस होती है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल के लिए कैसे प्रोसेस करना है उसके लिए वीडियो पॉज करके पहले ये लिख दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भाई साहब क्या बोला गया है यहाँ पर, हमारे पास ऐसा बोला गया है कि डिज़ाइन टू प्रोवाइड IC कितनी 0.5 मिली एम्पियर प्रोवाइड करनी है। मतलब आई नोड हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.5 मिली एम्पियर। IC1 और IC2 की वैल्यू दे रखी है, IC1 और IC2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 मिली एम्पियर दे रखी है। ठीक है। आपको किसकी वैल्यू डिज़ाइन करनी है, R की ऐसी वैल्यू डिज़ाइन करनी है जिससे दोनों की करंट IC1 और IC2 दोनों कितनी हो, 0.5 मिली एम्पियर हो। तो कैसे डिज़ाइन करें, उसके लिए सिंपली लूप लगाना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से करंट कितनी जाएगी, जो लूप लगाएंगे उसके करंट का पाथ तो डिसाइड कर लें। तो यहाँ से अपन क्या करें, यहाँ से जाएंगे, इधर होते जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि VC के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन जिधर नहीं है उधर हम लूप नहीं लगाएंगे। हमेशा कोशिश करो VB के पाथ से लगाओ, क्योंकि VB की वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो दैट इज़ 0.7। ठीक है। तो वो आप यहाँ से जाओ,
फिर अब आपके पास दो रास्ते हैं कि इधर से जाओ ग्राउंड तक, अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचना है, सोर्स से ग्राउंड तक, या तो यहाँ से पहुँचो, लेकिन यहाँ पे आर ही बीच में आएगा, आर ही की वैल्यू है नहीं, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे अमीटर रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये वाला पाथ फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब सबसे पहले लूप फॉलो करने से पहले आई की वैल्यू देख लेते हैं। हियर आई क्या है, आई जो होगा वो किसका सम होगा, IC1, और इधर से जो करंट जा रही है ये इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इधर से कौन सी करंट जा रही है, IB1 प्लस IB2, दोनों की बेस करंट भी क्या होगी, सेम होगी, ट्वाइस ऑफ IB लिख सकते हो, IC1 प्लस IB1 प्लस IB2, ये IC सिंपली लिख सकते हो, ये ट्वाइस ऑफ IB लिख सकते हो, IC इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बीटा IB। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB इंटू ब्रेकेट बीटा प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लूप अप्लाई करते हैं, अप्लाई लूप की इक्वेशन लगाइए जरा प्लीज़, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, VCC फार्मूला भी बना देंगे ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बने तो यूज़ कर सके डायरेक्टली, और लूप लगा के उसका यूज़ भी कर लेंगे। VCC माइनस IR माइनस सीधा यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँचे, VBE1 पे, माइनस VBE1 इक्वल टू 0, वैल्यू रखते हैं VCC माइनस IB इंटू बीटा प्लस 2 माइनस VBE1, या सिंपली VB लिख दो, इसलिए IB कितना हो जाएगा, VCC माइनस VB अपॉन बीटा प्लस 2। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, IC की, IC इक्वल टू कितना होगा, बीटा IB ना, IC इक्वल टू बीटा IB, बीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा प्लस 2, बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, VCC यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, R मल्टीप्लाई में R भी तो आएगा, यहाँ R डिवाइड में आ जाएगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, VCC माइनस VB अपॉन R। ये हमारे पास क्या हो गया, IC का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। कई बार R की वैल्यू दे दे तो IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, कई बार बीटा की वैल्यू दे दे या दूसरे पैरामीटर की, कोई सा भी पैरामीटर चेंज करे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, करंट मिरर सर्किट के लिए आपके आंसर आ जाएगा, अगर 2 ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है तो, ठीक। अगर 3 ट्रांजिस्टर होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, IB1 प्लस IB2 प्लस IB3, क्योंकि इधर से बेस से करंट एक और भेजोगे, ठीक है। इंटरनली तीसरा ट्रांजिस्टर भी हमारे पास बेस पे कनेक्टेड होगा, तो हमारे पास यहाँ पर बीटा प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम किस तरह से प्रोसेस करें। तो ये 2 ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड रहेगा। तो ये फॉर्मूला अब क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो ये डिराइव कर दिया हमने, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, IC इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, 125, वैल्यू रखते जाओ, 125 प्लस 2 इंटू VCC माइनस VB अपॉन R, VCC माइनस VB अपॉन R इंटू VCC कितना है, 10 दे रखा है, माइनस 0.7 अपॉन R, यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज़। R की वैल्यू क्या होगी, 9.3 इंटू 125 अपॉन 0.5 इंटू 127, कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये आ रहा है R की वैल्यू 18.307 किलो ओम, 18.307 किलो ओम, दैट इज आवर आंसर। राइट डाउन प्लीज। देखिए अगेन टाइप 3 का क्वेश्चन है, करंट मिरर सर्किट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। व्हाट विल बी द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर T3 विद रेस्पेक्ट टू ट्रांजिस्टर T1। दोनों का साइज कंपैरिजन करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर T3 और एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर T1, इन दोनों का साइज कंपैरिजन करना है कि कितना होगा। यदि ट्रांजिस्टर T3 से जो जाने वाली कलेक्टर करंट है वो 2 मिली एम्पियर है, वो है, तो हमारे पास कैसे कैलकुलेट करें ये देखना है। तो इसमें एक एजम्पशन दिया हुआ है, एज्यूम बीटा इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, ये एजम्पशन तो चलो बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर T3 और एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर T1। एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर T3 आपको बताया था कि एरिया ऑफ जो ट्रांजिस्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट,
या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेवल ऑफ करंट होगा उतना एरिया ट्रांजिस्टर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलेक्टर करंट। कौन सी करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC3, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC1। तो आपको रेशियो बताना है एरिया ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर का एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर के रेस्पेक्ट में, मतलब किसका रेशियो बताना है, IC3 अपॉन IC1 का रेशियो बताना है। तो अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट तो यही करना है, IC3 आपके पास दे रखा है 2 मिली एम्पीयर, आपको फाइंड आउट क्या करना है, IC1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्लू यहाँ से मिल गया। अब आगे जर्नी स्टार्ट होती है IC1 को कैलकुलेट करने की। हाउ टू कैलकुलेट द IC1। अगेन हमारे पास, हम तो पहले ही देख चुके हैं IC का फॉर्मूला VCC माइनस VB अपॉन R इंटू बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, लेकिन वहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर के लिए था, यहाँ पर हमारे पास IB2 प्लस IB3, अगर तीसरा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है वो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले एजम्पशन जो दिया हुआ है वो बड़े काम का है, उसको देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एज्यूम बीटा इज वेरी लार्ज, कभी भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सब में बीटा इज वेरी लार्ज लिखा हुआ होगा, और आपके मोस्टली एग्जाम में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें भी ये बीटा इज वेरी लार्ज लिखा होता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और उसमें बीटा इज वेरी लार्ज है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन 2 लाइन का भी नहीं है, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बीटा इज वेरी लार्ज का मतलब IC इक्वल टू बीटा IB। तो ऐसा नहीं कि IC इज वेरी लार्ज, बीटा से मल्टीप्लाई होके IC इज वेरी लार्ज, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बीटा लार्ज होने का मतलब ये है कि IC अपॉन बीटा IB इज वेरी स्मॉल, ऐसा बोल सकते हो। IB इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 0। IB क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो अगर आपके पास बीटा इज वेरी लार्ज है। क्यों, क्योंकि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कभी भी हाई होता है। इसका सिर्फ फिजिकल थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ये कि अमीटर से कलेक्टर तक आपके पास जो चार्ज कैरियर अमिट होके जा रहे थे कलेक्टर तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, और बीच रीजन में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कम से कम हो रही है। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कम होगी तो बेस करंट की लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा। बेस करंट का लेवल अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ से जितनी भी बेस करंट जा रही थी, IB1, IB2, IB3 जितनी भी जा रही हो हमारे पास, IB2 अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से है तो IB3 भी जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बाद यहाँ की बेस करंट अल्टीमेटली कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। अगर ये ऐसा आता है तो हमारे पास ऐसा मान सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, IB बीटा इज वेरी लार्ज, ये नई क्वेश्चन में गिवन था, तो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी उसी के हिसाब से किया था, ठीक बात। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, IC1 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी, IC1 प्लस IB। अल्टीमेटली IB तो 0 है, क्या जाने वाली क्या है, IC1। और दूसरी बात, यहाँ पे -10 वोल्ट कनेक्टेड है, तो पहले तो इसको थोड़ा इंतजाम कर देते हैं इसका बढ़िया। -10 वोल्ट का कनेक्ट होने का मतलब पहला टर्मिनल नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। वैल्यू कितनी है, 10। चलो कनेक्ट कर देते हैं भाई साहब, यहाँ से लेके जाते हैं, प्लस माइनस, पहला टर्मिनल नेगेटिव 10 वोल्ट और दूसरा किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। ये हो गया इसका कनेक्शन, ठीक है। अल्टीमेटली अब मुझे फाइंड आउट तो करना है IC1 फाइंड आउट करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लूप कैसे लगाएंगे बताओ, कौन सा वाला लगाएं, यहाँ से रवाना हुए किधर जाओगे, इधर तो जाओगे नहीं, वैल्यू पता नहीं होती, यहाँ से होते हुए VB के थ्रू होते हुए वापस यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, ग्राउंड तक, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये थोड़ा बीच में आ रहा है ना, मिक्स हो रहा है। तो ये VB यहाँ पर लूप लगाएं IC1 को कैलकुलेट करने के लिए। चलो लूप की इक्वेशन बोलो, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 माइनस 18.7 IC1 माइनस VB1, बस इतना ही चाहिए होगा और कुछ नहीं। VB1 इक्वल टू 0, IC1 इक्वल टू 10 माइनस 0.7 अपॉन 18.7, कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 0.5 मिली एम्पियर। कितना आ रहा है, 0.5 मिली एम्पियर। अब इस IC1 की वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर अपॉन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, IC3 अपॉन I1, दैट इज 4, कितना था, 2 था ना, ये IC3 तो 2 था, 2 अपॉन 0.5 दैट इज 4 टाइम्स। एरिया ऑफ जो थर्ड ट्रांजिस्टर होगा वो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर का 4 टाइम्स होगा। अगर इधर 0.5 मिली एम्पियर करंट जा रही है और इधर 2 मिली एम्पियर जा रही है तो इसका मतलब 4 गुना हमारे पास एरिया होगा। अगर एरिया सेम हो जाता
तो दोनों करंट क्या होती है, सेम होती है। 2 मिली एम्पीयर इधर जाती है तो इधर 2 मिली एम्पीयर, क्योंकि करंट मिरर सर्किट में हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो तीनों कंडीशन हमने डिस्कस की है। क्या कंडीशन डिस्कस की है कि भाई साहब बीटा सेम होना चाहिए, चलो मान लीजिए बीटा वेरी लार्ज, दोनों सबका ही सेम है बीटा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तीसरी कंडीशन एरिया इसने सेम नहीं रखा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एरिया अलग अलग है, ठीक है। अगर करंट सेम आ जाती तो हो सकता है एरिया सेम आ जाता, तो 2 मिली एम्पीयर इधर होती, 2 मिली एम्पीयर हो जाता, तो 2 मिली एम्पीयर हमारे पास ये। तो अगर एरिया को चेंज कर दें तो भी हमारे पास कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी, इस हिसाब से चेंज होगी। राइट डाउन प्लीज। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आए, प्लीज आगे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें यूज करेंगे। ऐसे मत पूछना सर बीटा इज वेरी लार्ज, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बीटा इज वेरी लार्ज दैट मीन्स बेस करंट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। और दूसरी बात ये कि एरिया ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कलेक्टर करंट के, ठीक है। उसका यूज भी करके इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। राइट डाउन प्लीज इसको। नेक्स्ट देखिए जरा प्लीज, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो ट्रांजिस्टर है T1 T2, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V नोट, V नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ बीटा इज एज्यूम टू बी वेरी लार्ज। जब भी ऐसा है बीटा इज एज्यूम टू बी वेरी लार्ज, इसका मतलब क्या है, बीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब सीधा सा है IB इज वेरी स्मॉल, IB कैन बी कंसिडर एज 0 वैल्यू, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जितनी भी बेस करंट है ट्रांजिस्टर, IB1 वो भी करंट कितनी होगी 0, IB2 वो भी करंट कितनी होगी 0, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, ठीक बात। अगर बेस करंट 0 हो गई तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि I इक्वल टू क्या होता है IB प्लस IC। तो आप साफ सुथरा लिख सकते हो कि जो I है वही क्या है IC है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। IE1 IC1, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन करना बात समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास IE2, ये IC2, अल्टीमेटली ये IE1 IC1 बराबर होंगे, IC2 IE2 बराबर होंगे, ठीक बात। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, V नोट कैलकुलेट करना है। तो V नोट कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ V नोट तब कैलकुलेट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 4.7 इंटू IE2। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, IE2 चाहिए या फिर यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज तब मिल सकता है, VB की वैल्यू दे रखी है इन्होंने भाई साहब 0.7, अगर यहाँ पे वोल्टेज आए, यहाँ पे मान लो VC1 पे कुछ वोल्टेज आ गया, T1 ट्रांजिस्टर पे VC1 आ गया, तो VC1 में से 0.7 माइनस कर दोगे तो V नोट आ जाएगा। आई विल सजेस्ट कि वीडियो पॉज करके खुद करो, लेकिन फिर समझ लो अगर आपको नहीं होता है तो, ठीक है। यहाँ से आपके पास होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें क्लू के बाद क्लू होगा, एक के बाद दूसरा क्लू, दूसरे के बाद तीसरा क्लू, चौथा क्लू, बहुत सारे क्लू मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V नोट पता करना है, उसमें 0.7 ऐड कर दो तो VC1 आना चाहिए। VC1 कैसे कैलकुलेट करें, VC1 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 वोल्ट में से क्या माइनस कर दो, 3.9 IC माइनस कर दो तो VC1 मिल जाएगा। 3.9 IC1 माइनस करने के लिए IE1 चाहिए, तो I1 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। I1 कैसे मिलेगी, जब हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा VB1 बेस 1, उसमें से 0.7 माइनस करेंगे तो IE1 की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज को डिवाइड करने पर। यहाँ पे वोल्टेज VE1 होगा, ठीक है, ये होगा तो हमारे पास मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली पहुँचे कहाँ, VB1 पे। कहानी इधर से स्टार्ट करनी, वहाँ पे पहुँचना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे करें, सबसे पहले IB1 कैलकुलेट करें। तो हमारे पास ऐसे पता चला, यहाँ से करंट I आ रही है, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी नहीं, यहाँ पे पूरी करंट क्या आएगी, I आएगी, क्योंकि IB1 कितना है 0 मिली एम्पियर, तो सारी करंट यहाँ आ जाएगी। तो सारी करंट यहाँ आएगी तो VB1 क्या होगा, वोल्टेज को किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, हमेशा ग्राउंड में, तो VB1 किसके अक्रॉस होगा, 2.2 इंटू I, 2.2। सबसे पहले VB1 कैलकुलेट करें तो VB1 कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू I, 2.2 इंटू I कितना होगा, I कैसे होगा, इसके अक्रॉस तो ग्राउंड तक वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि इधर तो कोई करंट जानी नहीं है, एक तरह से ओपन सर्किट ही मान लो। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2.2 प्लस 10, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, VB1 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आई, कैलकुलेट करिए ज़रा प्लीज़।
ये आ रहा है 2.16 वोल्ट, 2.16 वोल्ट। ये आ गया VB1 2.16 वोल्ट। उसमें से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, I1 के लिए क्या चाहिए, VE1 क्या होगा बताओ, VE1 होगा 2.16 में से 0.7 माइनस कर दो, 2.16 में से 0.7 माइनस कर दो, 1.46 वोल्ट। ठीक है, अब IE1 क्या होगी, IE1 होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VE1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम का, VE1 अपॉन रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, दैट इज 1.46 अपॉन 1K, दैट इज 1.46 मिली एम्पियर। ठीक बात, I1 जितना आएगा उतना ही क्या होगा, IC1 हो गया। क्लू के बाद क्लू मिल रहा है, देखो जरा प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। IC1 हो गया, IC1 है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, VC1 निकालना है। VC1 क्या होगा 12 माइनस 3.9 IC1, 12 माइनस 3.9 IC1 कितना 1.46, कितना आएगा कैलकुलेट करिए जरा प्लीज। ये आ रहा है आपके पास 6.306 वोल्ट। अब फाइनल आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालें, आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस है, तो VC1 में से कितना वोल्टेज माइनस कर दोगे 0.7, VC1 माइनस 0.7, ठीक है, VC1 माइनस 0.7 दैट इज 6.306 माइनस 0.7, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए ज़रा प्लीज़, 5.606 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कंसेप्ट ही कंसेप्ट भरे हुए हैं, पहले VB1, फिर VE1, फिर IE1, फिर IC1, फिर VC1, फिर फाइनल जाके आउटपुट आएगा। ठीक है, लिख दीजिए प्लीज़ फटाफट।